सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। डेवलपमेंट यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास का टॉपिक है, जिसमें 3 सब टॉपिक्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास क्या है, उसका संबंध क्या है विकास का अधिगम के साथ में। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। और तीसरा टॉपिक होता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो ये लगभग 4 से 5 नंबर में, कम से कम 4 से 5, 6 तक भी जाता है टाइम्स, बट हाँ 4-5 नंबर का टॉपिक आपका है एक डेवलपमेंट, जिसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं जो आपको मैंने अभी बताए। तो कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग तरह से बन कैसे सकते हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कहानी क्या है। ये आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अच्छे सवाल हैं, फटाफट से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जवाब देंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज भी मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, बट बाकी क्लासेस तो आज नहीं हुई हैं। कल बैचेस में क्लास हो गई थी तो यूट्यूब पे नहीं हो पाई थी, आज यूट्यूब पे ले रही हूँ, कल बैचेस में करेंगे, मतलब कल तो सारी क्लासेस ही कंटिन्यू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। A pupil teacher got confused with the concept of growth and development. She saw a Venn diagram which instantly cleared her doubt. Which Venn diagram did she see? मतलब एक pupil teacher हैं, एक छात्र अध्यापिका हैं। मान लीजिए जब आप रहे होंगे अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, अगर आपने रेगुलर किया है, बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड, जो भी आपने कोई भी बीएलएड, कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स यदि आपने किया, तो उस टाइम पे आप टीचर नहीं होते, आप प्यूपिल टीचर होते हैं, यानी शिक्षार्थी शिक्षक होते हैं। आप सीख रहे हैं कि सिखाना कैसे, पढ़ाना कैसे है। तो मान लीजिए आप अपने बीएड में हैं और उस समय आप कंफ्यूज हुए जब आप पहली बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक में या सब्जेक्ट में, और आप हुए कंफ्यूज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। फिर आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक वेन डायग्राम बना करके दिखाया गया। जैसे ये वेन डायग्राम है 4, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम होगा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को, यानी वृद्धि एवं विकास के बारे में सही से कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि ग्रोथ है एक तरफ और दूसरी तरफ है डेवलपमेंट, बीच में कुछ कॉमन चीजें हैं। क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यही रिश्ता है? बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए। ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है। सेकंड ऑप्शन में ये दिखाया है कि वृद्धि अलग है, विकास अलग है। थर्ड ऑप्शन में दिखाया है जो वृद्धि है वो छोटा पार्ट होता है और इसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं डेवलपमेंट के साथ। क्या ये बात सही है? या फिर फोर्थ ऑप्शन जो कहता है कि ग्रोथ हिस्सा है, ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट एक बड़ी ब्रॉड डोमेन है, विस्तृत प्रक्रिया है, जिसके अंदर वृद्धि एक छोटा सा पार्ट है। क्या ये बात सही है या नहीं है? बताओ, एक बार कमेंट करके दिखाना कितने लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, फटाफट से दिखाओ। बहुत बढ़िया, 66% लोग जो हैं वो यही आंसर सही बता रहे हैं, 66% लर्नर्स। भाई एक बात बताओ आप कि ये जो 34% लोग हैं, या मतलब क्यों आप लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं? क्योंकि ये इतना आसान सवाल है, ये डे 1 पे हम हमेशा डिस्कस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ कि एक बड़ा मग है और एक छोटा मिनिएचर वर्जन है। तो वृद्धि आप ऐसा मान लीजिए कि एक छोटा सा मग है, जो डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया इसके अंदर समाहित हो जाएगा। तो वो सब कुछ जो भी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट अपने आप है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सब कुछ ग्रोथ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये छोटी सी प्रोसेस है, नैरो प्रोसेस है ग्रोथ डेवलपमेंट के सामने। ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, यानी संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों तरह के चेंजेस आ जाते हैं। तो सिर्फ डी ऑप्शन ही यहां सही है कि ग्रोथ हिस्सा है किसका, डेवलपमेंट का। ग्रोथ समाहित हो जाती है डेवलपमेंट के अंदर। तो ये जो डायग्राम अगर देख करके दिमाग में सेट बैठ जाएगा कि हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। बात सही है नहीं है? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फटाफट से जवाब दीजिएगा। नए क्वेश्चन मिलेंगे सारे ही, देखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं, है ना। थोड़ा सा आपकी ब्रेन सेल्स यूज होंगी, तो ध्यान से पढ़ करके सही तरीके से तब जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अ पेयर ऑफ ट्विन सिबलिंग्स वाज फाइटिंग ओवर हु इज मोर इंटेलिजेंट, यानी 2 जुड़वा भाई बहन है और ये आपस में लड़ रहे हैं कि तू ज्यादा इंटेलिजेंट है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, है ना। तो देयर मदर वॉक्स इन टू पुट अ हॉल्ट टू देयर फाइट एंड इंक्वायर्स अबाउट द सिचुएशन। उनकी माता जी बीच में आती है, जैसा कि होता ही है भाई बहन के झगड़ों में, और वो कहती हैं कि रुको जरा, सब्र करो, है ना। और वो सिचुएशन के बारे में जानना चाहती हैं, पता करती हैं कि लड़ाई हो किस बात पर रही, मुद्दा क्या है। She calmly expressed her opinion saying girls mature faster than boys. Was she right? माताजी कहती हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती हैं, शीघ्रता से परिपक्व होती हैं। लगभग 2 साल का अंतर रहता है। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। तो लड़कियों में जो परिपक्वता है ओवरऑल वो पहले आ जाएगी लड़कों के मुकाबले। क्या ये बात सही है या नहीं है? लड़ाई को भूल जाइए, हाँ ये बात एकदम सही मानेंगे। क्या ये बात सही है? यस या फिर नो।
तो ओनली वन सही है, ओनली टू सही है, नीदर वन नॉर टू, या फिर डिपेंड करेगा कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है। ये बेकार की बात है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मदर ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यस। तो ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू कैसे हो जाएगा? वो तो गलत हो जाएगा। तो केवल वन है ना, गलत हो जाएगा, केवल वन यही सही है कि हाँ गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। ये बात एकदम फैक्ट है। लगभग 2 साल पहले लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं लड़कों से। और प्यूबर्टी में भी वही सीन है कि अगर लड़कों में वो प्यूबर्टी जो है बेसिकली 12 साल में हिट हो रही है, तो लड़कियों में 10 साल में हो जाएगी। जस्ट एक एग्जांपल है, अलग अलग राइटर के हिसाब से अलग अलग होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और समझिएगा। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3, अ मदर ऑफ एन इमेच्योर 22-year-old गर्ल desperately wanted her daughter to gain some level of maturity and so she set her up with a training process. Training process has dash impact on maturity. यानी एक 22 वर्षीय अपरिपक्व लड़की की मां चाहती थी कि उनकी बेटी कुछ स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर ले, इसलिए उसने एक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल कराया बच्ची को। ट्रेनिंग प्रक्रिया का डैश यानी ट्रेनिंग प्रक्रिया का डैश पर परिपक्वता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये थोड़ा सा हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। कुल मिलाकर की बात ये पूछी है कि जो मैच्योरिटी है, जिसको हम कहते हैं हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से, क्या इस पे ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है, और बहुत बार तो पड़ता ही नहीं है ना। तो डिपेंड करता है मेथड पे, किस सिचुएशन में ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीजें। अदरवाइज जनरली परिपक्वता पे यानी मैच्योरिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव ट्रेनिंग का नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जा सकता है। ठीक, तो ह्यूज इंपैक्ट होगा ट्रेनिंग का। भाई अगर बच्चे का दिमाग ही ठीक से विकसित नहीं हुआ, कितनी भी ट्रेनिंग कराते रहो आप, कैसे होगा? लिटिल इंपैक्ट पड़ेगा, नो इंपैक्ट। और ऊपर से 22 साल की हो चुकी है, तो जितनी मैच्योरिटी गेन करनी होगी हो गई होगी। तो ये तो क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगी, ये बात ही बेकार हो जाएगी कि ये कहें कि अब तो बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ जाएगा ट्रेनिंग का मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हड्डियों में जान आ जाएगी अचानक से, है ना। या फिर जो दिमाग का विकास है वो अचानक से बढ़ जाएगा क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो नो इंपैक्ट, क्योंकि एक तो मैच्योरिटी जितनी अचीव होनी होगी वो हो चुकी है 22 साल की उम्र तक, मतलब एडोलेसेंस के एंड तक आते आते ही सारा कुछ जो है डेवलपमेंट आपका लगभग कंप्लीट ही है। तो ये एक बात हुई, कुछ चीजें हैं जो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई प्रभाव एज सच नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजेस दैट आर, यानी विकास एक प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन होते हैं। किस तरह के परिवर्तन? रिवर्सिबल यानी प्रतिवर्ती, यानी आज आप 18 साल के, कल आप 12 के हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रतिवर्ती तो नहीं होते हैं, रिवर्स गियर नहीं लगता डेवलपमेंट की प्रक्रिया में। रैंडम चेंजेस, कोई भी रात को सोए और सुबह उठे तो 1.5 फीट के सोए थे और 4 फीट के हो गए, नहीं होता ना। रैंडम कुछ भी, दांत निकल आया एक, कहीं से भी हाथ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो रहा है, रैंडम चेंजेस नहीं होते डेवलपमेंट में। ये बात कहना गलत होगा। रिवर्सिबल चेंजेस भी नहीं होते। रिवर्सिबल मतलब ऐसा नहीं होगा आज आप एक वयस्क हैं और कल बच्चे बन जाएंगे, हरकतें कर लीजिए लेकिन बन नहीं पाएंगे। ठीक, ऑर्डरली की अगर हम बात कर लें यानी सीक्वेंस में होता है कि पहले आप इन्फेंसी में होते हैं, फिर आप चाइल्डहुड में जाते हैं, उसमें भी अर्ली और लेटर चाइल्डहुड आएगा, फिर आप एडोलेसेंस के प्रोसेस में जाएंगे, फिर जाकर के आप अडल्ट बनेंगे, फिर आप ओल्ड एज में जाएंगे। ये एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। उल्टा थोड़ी होता है कि पहले दौड़ना सीख लिया, बैठना बाद में सीखेगा, या खड़े होना बाद में सीखेगा। तो एक क्रम है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया में होता है, व्यवस्थित ढंग से। प्रोग्रेसिव है यानी प्रगतिशील है, बेहतरी के लिए आगे बढ़ते रहते हैं हम विकास की प्रक्रिया में। बात सही है। तो थर्ड और फोर्थ तो सही है। हमसे पूछा क्या है? सही पूछा है ना। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजेस दैट आर ऑर्डरली इन नेचर एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर। रैंडम और रिवर्सिबल नहीं होते। तो सेकंड और थर्ड तो सही नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा, है ना। थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा है। इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये डायरेक्ट तो जो है साइकोलॉजिस्ट के नाम या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के नाम आपसे ऐसे पूछता नहीं है कि किसने क्या डेफिनेशन दी है, बट ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि डेवलपमेंट को कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। ठीक, आज बैच में क्लास क्यों नहीं हुआ? अभी शुरुआत में ही बताया है कि मेरी तबीयत उतनी बेहतर नहीं है। कल यूट्यूब पे नहीं हुआ था, आज बैच में नहीं हुई है क्लास। कल जो है प्रॉपर सभी जगह पे हो जाएगी। जमीर जारा कह रहे हैं मैम थोड़ा स्लो करा देंगे। भाई स्लो करा देंगे, डोंट वरी। फटाफट से बताओ। अस्सलाम वालेकुम आमिर, चलिए फटाफट से बताओ। हाँ भाई कर सकते हो, अभी 25 तारीख तक चेंजेस आप फॉर्म में। प्रगति सिंह कह रहे हैं डियर मैम प्लीज मुझे अपना मार्गदर्शन कराएं, हम आपका बैच लिए पढ़ भी रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ याद नहीं है। प्रगति रिवीजन एक चीज होती है, उसका खेल है बहुत ज्यादा, है ना। बार बार रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना। देखिए मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक, बर्क
लॉरा बर्क नाम की एक राइटर हैं, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छी किताब है। इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है एक तो आपको ये पता करना है, ठीक। जेम्स ड्रेवर हैं, वो उन्होंने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये क्या कहते हैं, फटाफट से बताइए, कोशिश कीजिए। देखिए बर्क कहती हैं सिंपल, डेवलपमेंट इज फ्रॉम प्रीनेटल टू मैच्योरिटी, यानी विकास जो है वो वूम्ब से शुरू हो जाता है। प्रीनेटल बोले तो गर्भावस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड, प्रीनेटल पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड, जो आपका मन करे इसको आप कह सकते हैं, है ना। इसको आपका गैस्ट्रिक या कुछ तो ड्रेवर बुलाते हैं, वो वर्ड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो प्रीनेटल की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रीनेटल टू मैच्योरिटी, यानी बर्क के अनुसार जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो गर्भावस्था से लेकर के जब तक आप मैच्योरिटी अटेन कर रहे हैं, एडोलेसेंस तक पहुंच जा रहे हैं, तब तक है। इतनी ही कहानी आप पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा बुढ़ापे तक होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट जब तक चाइल्ड है बच्चा, तो एडोलेसेंस के बाद चाइल्ड तो रहता नहीं है बच्चा, 18 साल के बाद तो फिर वो वयस्क हो गया ना, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट में चला जाएगा। 18 साल तक अगर हम कहें तो चाइल्ड डेवलपमेंट के दायरे में है। तो डेवलपमेंट इज फ्रॉम प्रीनेटल टू मैच्योरिटी, ये बात तो निश्चित है। तो 1 का ए नहीं होगा, 1 का बी ही होगा। 1 का बी कहां कहां है भाई, 1 का बी है या तो सेकंड में या तो फोर्थ में, ठीक। आते हैं नेक्स्ट जेम्स ड्रेवर पे या क्रो एंड क्रो पे। अब ऑप्शन ही 2 बचे हैं हमारे पास कि जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं, हमें क्या पता। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि डेवलपमेंट इज फ्रॉम प्रेगनेंसी टू अर्ली स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस। हाँ बात सही है। जेम्स ड्रेवर कह रहे हैं यहां पर डेवलपमेंट इज फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी, ठीक है। उल्टा तो नहीं चले गए हम, थर्ड का ए, हाँ ठीक है। तो सेकंड के साथ जाएंगे, सिंपल बात। तो यहां पे वो चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर वाला पॉइंट क्लियर करना था, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से हो गया। तो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा दिमाग लग जाता है, इस तरह क्वेश्चन कराने का पर्पस यही था। अदरवाइज आपसे पूछेगा नहीं कि जेम्स ने क्या, ड्रेवर ने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। सीटेट में उस तरह क्वेश्चन नहीं आते, बट चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर आपको पता लग जाए और थोड़ा सा आप नया क्वेश्चन देख के एक्स्ट्रा दिमाग चलाएं, इसलिए आपके सामने एक क्वेश्चन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एडोलेसेंस यानी 12 से 18 वर्ष का टाइम पीरियड है। WHO की माने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो 10 से 19 वर्ष है, ठीक। प्यूबर्टी और टीनेज इसी को कह रहे हैं हम। Adolescence is the period of dash as stated by Erikson. एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था वह अवधि है जहां पर क्या, बताइए। पहला ऑप्शन है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के मामले सामने आते हैं, यानी किशोर अपराध या बाल आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं, चोरी करना, बहुत ज्यादा गुस्सा, मारपीट कर देना किसी के साथ, मतलब इस तरह की प्रवृत्तियां जो आपराधिक क्षेत्र में आती हैं। बट बच्चा क्योंकि 18 साल से कम का है, एडोलेसेंट है, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहते हैं ऐसे बच्चों को। तो एरिक्सन ने कहा है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी नहीं। ट्रांजिशनल एज, हाँ ये बात सही है वैसे, अगर देखा जाए कि ये किशोर अपराध के मामले यही 12 से 18 के बीच में ही आते हैं। ट्रांजिशनल एज यानी परिवर्तन का काल भी हम इसी को कह रहे हैं कि बच्चा जो है एक चाइल्ड से अडल्ट के ट्रांजिशन में है, परिवर्तन काल में है। इसको थ्रेशोल्ड पीरियड भी कह देते हैं, यानी चौखट है बचपन से वयस्कता में जाने के लिए, क्योंकि इस तरफ क्या है आपका ब्रिज पीरियड भी कह देते हैं इसको। तो बात तो सही है, स्प्रिंग सीजन भी है ये अपने आप में, वसंत ऋतु जिसको कहेंगे। लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट की बात आपके एरिक्सन ने की है। ये जो टर्म है ये कॉइन किया है एरिक एरिक्सन ने, आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं हूं कौन, मुझे आगे करना क्या है, ये सारे सवाल जो है आइडेंटिटी का क्राइसिस है, मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं, ये सारे क्राइसिस एडोलेसेंस में ही होते हैं एरिक्सन के अकॉर्डिंग। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जो वर्ड दिया है वो एरिक्सन ने ही दिया है। इस बार एरिक्सन से क्वेश्चन आया हुआ है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एरिक्सन जो बात करते हैं वो कह रहे हैं कि आपका सेल्फ, सोसाइटी, मन, इन सबके डेवलपमेंट यानी साइको सोशल डेवलपमेंट है इनकी थियोरी का नाम। इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है साइको सोशल डेवलपमेंट पे, तो साइको सोशल डेवलपमेंट की बात इन्होंने की है। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। साइको सोशल यानी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। 8 स्टेजेस हैं इनकी, 8 स्टेजेस में पूरे जीवन को लाइफ स्पैन थियरी भी कहते हैं, बांट दिया है, ठीक। एरिक एरिक्सन नाम है इनका, ठीक। एरिक्सन ने यानी आपका मन यानी आपकी पर्सनैलिटी जो है समाज के साथ इंटरेक्ट करके एक तरह से विकसित होती है। हर एक स्टेज पे कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी इन्होंने बात की है। तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा कि क्या सही जवाब इसका होना चाहिए। थोड़ा सा लेंदी है बट पढ़ करके जवाब देंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रोहन स्टोल अ टॉय कार। रोहन ने एक जो छोटी खिलौनों वाली गाड़ी नहीं होती वो चोरी कर ली है फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस। अपने फ्रेंड के हाउस से एक कार वो उठा करके ले आया, बच्चा है रोहन, एंड ब्रॉट इट होम, अपने घर ले आया। अपॉन नोइंग हिज मॉम कामली हैंडल्ड द सिचुएशन एंड सेड टू हिम, बेटा भगवान जी इज वॉचिंग एंड he punishes those who lie and steal. Next day, Rohan himself returned the car to his friend and apologized from his heart. Rohan is in which stage of development? रोहन अपने दोस्त के घर से गाड़ी उठा लाया था, यानी चोरी कर ली थी उसने,
और अपने घर पे ले आया था, माँ ने उसकी देखा और इस चीज को बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही धैर्य के साथ हैंडल किया और कहा कि बेटा भगवान जी देख रहे हैं और जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है या चोरी करता है उसको पाप मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, दंड मिलता है। ठीक, तो अब रोहन अगले दिन गया वापस और उसने अपने दोस्त से माफी मांगी बिल्कुल अपने दिल से, और रोहन ने उसकी कार, उसकी पेंसिल, उसकी इरेजर, ऐसा करते हैं बचपन में बच्चे, तो वापस दे दी। ठीक है ना। अब बताइए क्या करें। यामिनी आप पेडागोजी स्पेशल बैच उठा लीजिए, और दूसरा, मतलब सर पे नहीं उठाना है, खरीद लीजिए, और दूसरा ये डिस्काउंट आ रहा है तो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, 500 के आसपास पड़ जाएगा, आई थिंक इतना कभी मिलेगा नहीं उससे कम में। तो दूसरा, अगर क्योंकि आप D+B की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के बाद कोई भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप पेडागोजी स्पेशल लीजिए, सीटेट के लिए मत लीजिएगा, सीटेट के लिए सीटेट के बैचेस में ही एनरोल होइएगा। और दूसरा आप प्रीवियस ईयर करिए, बस 2 काम यामिनी कर लीजिए, बाकी इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर निकल जाएगा। रिविजन अच्छे से करना बट। ठीक, तो अगर हम बात करें, वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज्ञान बाद में देंगे। नेक्स्ट डे रोहन हिमसेल्फ रिटर्न, नेक्स्ट डे रोहन ने कार लौटा दी, माफी मांग ली, अब वो आगे से ऐसे काम नहीं करेगा। तो रोहन इज इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, रोहन विकास के किस अवस्था में है, किस चरण में है। कोई कह रहा है मैंने खुद किया था ऐसा, सबने बचपन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस तरह का किया ही है या किसी को करते हुए देखा है, तो माँ बाप के ज्ञान को सुनकर के फिर नहीं किया है ऐसा कुछ। इन्फेंसी यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में है, या फिर 12 से 18 वर्ष की अवस्था में है। बताइएगा कितने लोग जवाब दे रहे हैं, दिखाना जरा फटाफट से दिखाओ। सेकेंड ऑप्शन 73% लोग जो है वो कह रहे हैं कि देखो, एक तो एज यहाँ पे रोहन की बताई नहीं है, आप ही को पता लगानी है। ठीक, इमानेंट जस्टिस की बात हो रही है कहीं ना कहीं, यहां अगर आप देखोगे इमानेंट जस्टिस की बात हो रही है, यानी भगवान है कोई जो दंड देता है ना, ये इमानेंट जस्टिस कहलाता है। अगर आप मॉरलिटी में भी जाएंगे, इसमें हम लेटर चाइल्डहुड के साथ जाएंगे, जाने को अर्ली चाइल्डहुड के साथ जाया जा सकता है, बट अगर उस थियरी के हिसाब से जाएं तो हम यहाँ उत्तर बाल्यावस्था में जाएंगे कि 6 वर्ष के आसपास कहीं बच्चे की उम्र रही होगी, तो हम थर्ड के साथ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, बहुत संभावना है कि बी भी मान ले आपका एग्जामिनर आंसर, बट हम यहाँ लेटर चाइल्डहुड के साथ जाएंगे इमानेंट जस्टिस को ध्यान में रखते हुए कि एक सर्वव्यापी न्याय होता है, अगर आप गलत करोगे तो आपको वो भुगतना पड़ेगा टाइप्स, ये बातें लेटर चाइल्डहुड में आती हैं, इमानेंट जस्टिस कहते हैं इसको। ठीक है ना, 6 वर्ष के अराउंड। और अगर आप मॉरलिटी में भी जाएंगे कोहलबर्ग की, तो वो जो बच्चा है कि 10 साल तक का जो बच्चा है जिसमें वो बात करता है, गॉड की बात हो रही है ना यहाँ, ऐसा नहीं हो रहा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के पनिशमेंट मिलेगा, तो वो गॉड के केस में चले जा रहे हैं। चलिए, तो लेटर चाइल्डहुड के साथ ही जाएंगे हम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि वो ज्यादा सेंसिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 नया क्वेश्चन है, इसका जवाब तो है नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 8, 2 बेस्ट फ्रेंड्स शिवानी एंड हिमांशी had their daughter almost simultaneously। ये मेरी डॉटर कब हो गई पता नहीं लगा, बट ठीक है, हमारी टीम क्वेश्चन बना देती है खतरनाक। देखो एक बार, 2 बेस्ट फ्रेंड्स शिवानी एंड हिमांशी had their daughter almost simultaneously। 2 दोस्त हैं शिवानी और हिमांशी, लगभग एक ही समय में अपनी बेटियों को जन्म दिया। Shivani's daughter was developing her head first, then her neck, then her legs, whereas Himanshi's daughter developed her spinal cord first, then her shoulders, then her arms, then her fingers, then her hands। Which of the following options is correct? अब आपको यहाँ पे विकास की दिशा की बात हो रही है, फटाफट से बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, 2 दोस्त हैं शिवानी और हिमांशी, इनकी 2 बच्चियां हैं। शिवानी की जो बेटी है वो पहले उसका सर विकसित हो रहा है यानी हेड, फिर गर्दन यानी हेड गर्दन, ठीक, फिर पैरों की ओर विकास की दिशा जा रही है यानी सर से पैर की ओर, हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत जिसको हम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन है एक तरह की एक सेंस में। तो ये लंबवत क्या कहलाता है, सेफेल यानी हेड टू टो, सेफेलोकॉर्डल खोपड़ी, हेड टू टो, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीख रहा है, फिर गर्दन, फिर बाकी के एस्पेक्ट्स आपके वो पैरों पे जो है विकास आ रहा है, धड़ जिसको हम कह रहे हैं। तो ये हेड टू टो जो है सेफेलोकॉर्डल होता है। ये बात हमें, विकास की 2 दिशाएं हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आता है, ये विकास के सिद्धांत हैं, उनमें से प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन एक सिद्धांत है, हर बार एक क्वेश्चन आता ही है इस पे। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। अब ये डायरेक्शन होती है 2 प्रकार की, एक है आपकी सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल यानी सिरोध पदोन्मुखी कह देते हैं हिंदी में, सर से पैर की ओर जाता है विकास यहां, और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं इसको, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, अब ये जो शिवानी की बच्ची के बारे में बात हो रही है, तो वो पहले अपना सर संभालना सीख रही है, फिर गर्दन, फिर पैरों की तरफ जा रहा है विकास, यानी हेड टू टो, खोपड़ी से पैर के अंगूठे की तरफ या नीचे की तरफ, लॉन्गिट्यूडिनल भी कह देते हैं इसको, लंबवत कह देते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत, ठीक है, ठीक, हेड टू टो, सर से पैर की ओर, हेड टू टो। ठीक, बात सही है नहीं?
तो सेफेलोकॉर्डल सिरोध पदोन्मुखी, पहले सर पे कंट्रोल, बाकी गर्दन पे और फिर नीचे की तरफ, सिरोध पदोन्मुखी, पद सर से पद की तरफ, बेसिकली खोपड़ी से पैरों की तरफ। बात सही है। फिर आते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल पे, यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास। समीपस्थ दूरस्थ, हिंदी में इनके कई नाम मिल जाएंगे, इंग्लिश में याद रख लेना, आसानी रहेगी। समीपस्थ दूरस्थ विकास होता है समीप से दूर की ओर, नियर टू फार बोलते हैं। नियर किसके? सेंटर के, बॉडी के, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। ठीक है ना मैम? सीडीपी स्पेशल बैच नहीं दिख रहा है, वो आप टीचिंग में जाओगे, नीचे जाना, बहुत सारे बैचेस हैं, वो पुराना आया हुआ है, मैं कल बोल देती हूँ टीम को, ऊपर लगा देंगे उसको। ठीक, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो सर से पैर नियर टू फार, अब लास्ट में बात करना है यार बैच की, नियर टू फार, डिस्टर्बेंस हो रहा है, नियर टू फार यानी समीप से दूर की ओर। समीप क्या? सेंटर है बॉडी का। ठीक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपका हार्ट यानी आपकी रीढ़ की हड्डी सेंटर में बॉडी के, आपका हार्ट ये डेवलप पहले हो रहा है और फिर बाद में जाकर के आपका कंधों पे कंट्रोल, फिर आपकी बाहों पे, आर्म्स पे कंट्रोल, फिर हैंड्स पे कंट्रोल, फिर उंगलियों पे कंट्रोल यानी फिंगर्स पे कंट्रोल। तो ये नियर टू फार है, यानी सेंटर से पेरिफेरी है, बॉडी के केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी, सीमाओं की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर। ठीक, इसको जनरल टू स्पेसिफिक भी बोल देते हैं, ग्रॉस टू फाइन मोटर की तरफ भी कह सकते हो आप, कि पहले बड़ी मांसपेशियां और फिर फाइन की तरफ, उंगलियों की मांसपेशियों पे बाद में कंट्रोल जा रहा है, पहले कंधों पे जा रहा है, फिर आपकी भुजाओं पे। बात सही है। तो यहाँ पे शिवानी की डॉटर की बात तो इतनी हो गई, क्योंकि पहले खोपड़ी डेवलप हो रही है यानी सर, और फिर लेग्स की तरफ, तो ये सेफेलोकॉर्डल है शिवानी के केस में। तो शिवानी की जो डॉटर की डायरेक्शन है वो सेफेलोकॉर्डल है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। फिर आते हैं हिमांशी की डॉटर पे। हिमांशी डॉटर डेवलप्ड हर स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट, देन हर शोल्डर्स, देन हर आर्म्स, देन हर फिंगर्स। तो फिर पहले जो है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी या हार्ट सेंटर में है जो बॉडी के, फिर आपके शोल्डर्स, फिर आपके आर्म्स और फिर हैंड्स और फिंगर्स। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। तो हिमांशी डॉटर इज डेवलपिंग इन दी प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। बात सही है। ठीक, ये क्वेश्चन है समझाने के लिए बेसिकली, क्योंकि अगर इसमें जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग दिशा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन ये बात यहां सही है। फिर भी पढ़ लेते हैं, दोनों जो है सेम रेट पे हो रही है, नहीं दोनों अलग दिशा की बात हो रही है। शिवानी डॉटर इज डेवलपिंग इन दी प्रॉक्सिमोडिस्टल, उल्टा बता दिया, नन ऑफ दी अबव सही नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट साइकोलॉजिस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बाल विकास के संबंध में अधिकांश मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त है, या ज्यादातर मनोवैज्ञानिक किस दृष्टिकोण को मानते हैं। देखिए कुछ डिबेट है साइकोलॉजी में या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, अगर मैं कहूं विकासात्मक मनोविज्ञान में, जहां विकास की चर्चा होती है ना, तो कुछ डिबेट्स हैं जिनमें, अच्छा ये रुक गई है वीडियो, जिनमें जो है एक डिबेट है अर्ली वर्सेस लेटर डेवलपमेंट की, कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की। कुछ लोग मानते हैं विकास सतत है, कुछ लोग मानते हैं विकास जो है असतत या डिसकॉन्टिन्यूअस है, जैसे पियाजे डिसकॉन्टिन्यूअस मानेंगे, वहीं वाइगोस्की जो है वो कॉन्टिन्यूअस यानी सतत मानेंगे कि विकास तो निरंतर चलता है। उसी तरह से दूसरी डिबेट है कि अर्ली डेवलपमेंट यानी जो शुरुआत के साल हैं बच्चे के जीवन के, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद के विकास से। कुछ लोग हैं जो कहेंगे नहीं बाद वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है या पूरा जीवन ही महत्वपूर्ण है। तो ये डिबेट्स हैं कुछ मनोविज्ञान की। ठीक, तो फटाफट से समझना, देखना है कौन सा व्यू पॉइंट है जो ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इन लेटर ईयर्स इज मोर क्रिटिकल देन डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स, यानी बाद के वर्षों में जो विकास है वो प्रारंभिक वर्षों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये बात कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो शुरुआत का विकास है वो आपका बॉर्नवीटा वाला एड याद कर लीजिए कि बच्चे के दिमाग का विकास लगभग, बच्चे के दिमाग का लगभग 90% विकास शुरुआत के जीवन के 5 साल में हो जाता है। तो वो तो एक दिमाग के विकास की बात है, बट ओवरऑल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो शुरुआती साल जो है आपके जीवन के 10-12 साल वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है, ज्यादा क्रिटिकल है बाद के जीवन से। तो ये ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत होते हैं कि शुरुआती साल ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद वाले सालों से। तो ये बात कहना यहाँ पे गलत होगा कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानेंगे कि बाद वाले साल ज्यादा महत्वपूर्ण है, उल्टा है। डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स इज मोर क्रिटिकल देन डेवलपमेंट इन लेटर ईयर्स, ये हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में जो विकास है वो बाद के वर्षों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, कि जो बचपन का प्रभाव है वो जीवन पर्यंत रहता है व्यक्ति पे। तो सेकंड ऑप्शन यहां ज्यादा बेहतर है। फिर भी हम बाकी के 2 ऑप्शन चेक करेंगे। डेवलपमेंट इन ईदर ईयर इज क्रिटिकल, यानी किसी भी साल में जो है विकास क्रिटिकल ही होता है, बट ये 2 बहस हैं और ज्यादातर मनोवैज्ञानिक शुरुआती सालों के पक्ष में है। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट इज द समेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का योग है। देखिए ये समेशन नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, प्रोडक्ट होता तो हम मान जाते, गुणनफल तो आप कह सकते हैं, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये नहीं कह सकते, एडिटिव नहीं होता विकास। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को लेकर के अगर आपको हो रहा हो तो आप बता सकते हैं,
मैम मुझे सिलेक्शन लेके आपसे मिलने आना है, मेरा मोटिवेशन है। बहुत बढ़िया यामिनी, जल्दी ही मिलेंगे, सॉल्यूशन आपको बता दिया है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बताइएगा क्या कहता है और पढ़ के फटाक से जवाब देंगे। एक छोटा सा सवाल है जो आपसे पूछा गया है, देखिएगा। देखिए डेवलपमेंट लगभग हर जगह आता है। अब जो एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीटेट वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ 10-year-old boy is different in a 10-year-old boy is different in rich household than in poor household because childhood is dash concept। मतलब 10 साल का बच्चा अमीर परिवार में और गरीब परिवार में अलग अलग हो सकता है क्योंकि बचपन एक डैश अवधारणा है। मतलब आर्थिक स्थिति जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ये पूछा है क्या करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करता है ना। और जो बचपन की अवधारणा है ये सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है एक तरह से। तो यहाँ पे बात हो रही कल्चरल यानी सिर्फ सांस्कृतिक अवधारणा है। तो संस्कृति तो सेम हो सकती है, भारत में भी होकर के, एक स्टेट में होकर के भी, एक शहर में होकर भी 10 साल का बच्चा, मान लीजिए 2 ट्विन बच्चे हैं, ट्विन्स हैं बेसिकली, जुड़वा बच्चे हैं, और एक अमीर परिवार में बड़ा होता है और एक गरीब परिवार में, तो बचपन डिफरेंट होगा। हो सकता है वो 10 साल का बच्चा जो एक गरीब परिवार में बड़ा हो रहा है, या स्थिति वैसी है जो आप रोड पे कई बार बच्चों को देखते हैं जो बलून बेच रहा है, तो वो गुब्बारे बेचने वाला बच्चा हो सकता है बहुत हद तक जल्दी बड़ा होता हुआ आपको नजर आए उस बच्चे के मुकाबले जिसको दूध का ग्लास भी 5वीं क्लास में भी हाथ में ही मिल रहा है और 10वीं क्लास तक भी मिल रहा है, बजाय कि उस बच्चे के जो सुबह निकलता है जिसके पैर में चप्पल नहीं है। तो बचपन कई बार सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट के रूप में देखा जाता है। जो कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट हैं वो कहते हैं कि बचपन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो ये सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट के रूप में इसको देखते हैं हम। सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है, जिस समाज और जिस संस्कृति में रह रहे हैं बचपन की परिभाषा बदल जाती है। समझ पा रहे हो? स्टेजेस जो है कि विकास इस तरह से होगा वो एक अलग कहानी है, बट बचपन यानी चाइल्डहुड एज अ कॉन्सेप्ट एक सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है एक तरह से देखें तो ये बात एकदम सही है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, नहीं ये यहां पे कहना गलत होगा, ब्रॉड है नहीं, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 10th का 3rd। अब है आपका 11th क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है बट पढ़ करके जवाब देंगे तो आंसर निकल जाएगा अगर आपने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा है तो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कहता है कि आ टेस्ट वाज टेकन ऑन नेचर ऑफ डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डीएलएड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। यानी एक टेस्ट बनाया गया कि विकास की प्रकृति, यानी डीएलएड में जब आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं तो विकास की प्रकृति यानी विकास चैप्टर पढ़ते हैं आप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो विकास जो वृद्धि एवं विकास की बात है, नेचर कैसा है डेवलपमेंट का, इसको लेकर के एक टेस्ट कंडक्ट हुआ है आपकी टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं था, यानी किसने सही जवाब नहीं दिया। सिंपल देखना है, 3 बच्चे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़ लो। राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रकृति पे कोई भी 2 बिंदु या 2 पॉइंट लिखने हैं। 3 बच्चों ने लिखे और आपको पहचाना किसने गलत लिखा है। नॉट लिखा हुआ है ना, वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ठीक, तो अनीता एक बच्ची है वो कहती है इट्स अ ब्रॉड डोमेन, यानी विकास एक क्या है, विस्तृत दायरा है। हाँ, ब्रॉड होता है विकास जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, लर्निंग, मैच्योरिटी, ये सब आ जाएगा। इट्स मल्टी डायरेक्शनल, बहुदिशीय है, यानी कई दिशाओं में होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ये सही दे रही है अनीता जवाब, हमको गलत चाहिए। सीता क्या कह रही है, इट कंसिस्ट ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के चेंजेस विकास में आते हैं, ये बात भी सही है। सेकंड, ये क्या कह रहे हैं, दूसरे पॉइंट में कह रही हैं इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड फंक्शनल चेंजेस, यानी विकास की प्रक्रिया में संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक परिवर्तन दोनों शामिल हैं। यानी डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर में चेंज, कि आपके शरीर के संरचना में परिवर्तन हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ये स्ट्रक्चर है जिसको ग्रोथ भी कहते हैं, तो विकास का हिस्सा हो गई वो। फंक्शनल चेंजेस क्या है, बच्चा पहले से सुंदर लिखने लगा, पहले से बेहतर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगा, पहले से बेहतर चीजों को जल्दी समझने लगा, ये फंक्शनल है। इसको आप माप नहीं सकते कि 250 ग्राम समझ बढ़ गई कल से आज तक। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के परिवर्तन विकास में आ जाते हैं, तो ये बात भी सही है। तो अनीता ने भी सही जवाब दिया है और सीता ने भी। अब बची है गीता, तो गीता को तो गलत जवाब देना ही पड़ेगा तभी आंसर मिल पाएगा हमें। फिर भी दोनों पॉइंट देख लेते हैं। इट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, गलत जवाब दे दिया गीता ने। सीता ने, नाम क्या, गीता, हाँ, गीता को कहना था जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है विकास, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाता, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाता। पहले आप नॉर्मल हाथ चलाना सीखते हैं, बाद में लिखना सीखते हैं, यानी सामान्य क्रिया करता है। पहले बच्चा रोएगा भी तो पूरे शरीर से रोएगा, बाद में जाकर के वो प्रॉपर जो है आंसू पोंछ के 2 उंगलियों से आंसू पोंछ लेगा।
ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है, विशिष्ट है, स्पेशल है। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब बच्चे को आप शुरुआत में कुछ देते हैं तो वो दोनों हाथों से, पूरे हाथ से पकड़ता है, एक ग्लास भी छोटा सा या पेन भी, बाद में वो सिर्फ एक उंगली और अंगूठे की मदद से किसी पेन को पकड़ सकता है, ये स्पेसिफिक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल, प्रॉक्सिमो डिस्टल जाता है विकास। ठीक, ये इन्होंने उल्टा बता दिया, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये पॉइंट सही था बट ये तो गलत हो गया। तो दोनों मतलब गीता को इस कॉन्सेप्ट में ठीक से क्लैरिटी नहीं है, गीता फंस गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कमेंट्स में। यहाँ पे फंसने का मतलब क्या है यहाँ पे कि गीता ने गड़बड़ कर दी जवाब देने में। तो ओनली गीता इज रॉन्ग और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हैं, पता लगता है कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है जब आप नए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक प्रमुख क्षेत्र है या प्रमुख प्रकार है। शारीरिक विकास यानी फिजिकल, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट, या भाषा। कौन सा मेजर डेवलपमेंट, मेजर डोमेन समझते हैं आप, तीन ही है मुख्य, पीसीएस के साथ ई भी आ जाता है, मुख्य तीन ही है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एक साथ आ जाता है। तो विकास के चार मुख्य प्रकार हैं, उसमें भी तीन ही मान के चलिए, क्योंकि सोशियो इमोशनल आपका सामाजिक और सामूहिक एक साथ आते हैं। ठीक, तो ये ब्रॉड डोमेन है, बाकी सब इनके अंदर आ जाएंगे। जैसे मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट के ही अंदर आ जाएगा, अलग से वो बड़ा प्रकार नहीं है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निशन के अंदर चला जाएगा। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भाषा का विकास दिमाग के विकास से संबंधित है, तो लैंग्वेज हुआ, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक, जो मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। तो मुख्य तो ये तीन ही प्रकार है, सोशियो इमोशनल लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, बाकी सब तो इन्हीं के अंदर आ जाएंगे। तो लैंग्वेज यहाँ पे मुख्य प्रकार में नहीं आएगा, भाषा जो है वो सब टाइप है एक तरह से, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक, और अगर आप देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ब्रेन के आपके दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो लॉजिक से जुड़ा हुआ है, यानी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, वो सब यहीं आएगा। जो राइट हेमिस्फेयर है वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तो ये जो इतने भी क्रिएटिव काम है वो राइट में जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो सही है ब्रॉड डोमेन के लिए, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ नहीं आएगा, क्योंकि फोर्थ जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाएगा, वो ब्रॉड डोमेन में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अ सर्जन एंड अ मेकअप आर्टिस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ विच स्किल्स। यानी एक सर्जन है, सर्जन जो ऑपरेट करते हैं, वो कबीर सिंह मूवी में जो शाहिद कपूर बने वो सर्जन है, बस थोड़े से खतरनाक सर्जन है, नशे वशे कर लेते हैं, तो वो वाला नहीं, मतलब मूवी में उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि सर्जन जो ऑपरेट कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं बेसिकली, वो सर्जन है। ठीक, एक सर्जन और एक मेकअप आर्टिस्ट किस प्रकार के कौशल के उदाहरण है, एग्जाम्पल है किस चीज के। मेकअप आर्टिस्ट समझते हैं आप, है ना, जो लोग मेकअप में महारत हासिल है जिनको, ठीक, ऐसे काजल लगा देते हैं जैसे आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक, इधर आ जाओ, आप इधर उधर बातें नहीं करते हैं। आ सर्जन एंड अ मेकअप आर्टिस्ट आर एग्जांपल ऑफ विच स्किल। तो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल की ही बात हो रही है यहाँ पे, जो कि आपकी मोटर स्किल्स क्या है बेसिकली, गत्यात्मक कौशल जिसमें गति होती है। GF गर्लफ्रेंड से याद रखना है, ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास है, बाद में फाइन मोटर। हाथ पर चलाना पहले सीख लेता है बच्चा, लिखना बाद में सीखता है, तो ग्रॉस टू फाइन जाता है जो दिशा है। ठीक, सर्जन, सर्जन फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करता है भाई, जब वो ऑपरेट करेगा, वो कोई भी एक टूल पकड़ेगा जिससे ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, चाहे वो आपकी कैंची हो, चाहे वो आपका चाकू हो, व्हाटएवर। ठीक, तो वो उंगलियों का इस्तेमाल करता है और आंखों का, तो छोटी मसल्स का इस्तेमाल है, फाइन मोटर स्किल्स। और वही मेकअप आर्टिस्ट भी अगर आंखों में कोई काजल या आईलाइनर लगा रहा है तो भाई वहां भी फाइन मोटर स्किल्स का ही एग्जाम्पल है। तो दोनों ही फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, ग्रॉस का नहीं है। सर्जन फाइन मोटर, मेकअप आर्टिस्ट फाइन मोटर, ठीक है, फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। सर्जन फाइन मोटर, मेकअप आर्टिस्ट ग्रॉस, नहीं, फाइन मोटर ही है। सर्जन ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मेकअप आर्टिस्ट फाइन मोटर स्किल, नहीं। तो सर्जन और मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। बात सही है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैच को लेकर जितने भी डाउट है मैं अभी लास्ट में लूंगी आपके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ 30+ क्वेश्चन हैं, 31 के करीब, वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार प्लीज असम आना इफ पॉसिबल, ईगरली वेटिंग टू मीट यू। बिल्कुल आएंगे ईशा, कई साल पहले हमने सोचा था। मैम अब आप स्माइल क्यों नहीं करते हैं? दर्द ज्यादा है जीवन में, मजाक कर रही हूँ। हम क्वेश्चंस में जो है व्यस्त हो जाते हैं और एनर्जी थोड़ी लो है। देखिएगा एक बार। हाँ चलिए फटाफट से बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। हाँ कराते रहेंगे सारे चैप्टर का क्वेश्चन ऐसे ही। विक्की सीटेट बैच पर डिस्काउंट कर दो। मैम करा तो दिया चेतन, आज 25 तारीख से, परसों से और 3 नवंबर तक 300 का डिस्काउंट है। कोई भी टीचिंग बैच
अगर आप लेते हैं, और इससे जो है ज़्यादा डिस्काउंट पहले कभी आया नहीं है और शायद ही आएगा, क्योंकि दिवाली है तो साल में एक बार ये कर सकते हैं, डिस्कशन करके ये बात तय हुई है। तो जो 999 का बैच आपको मिल रहा था अभी उसमें और फर्दर 300 का डिस्काउंट होके वो मिल रहा है आपको बेहद सस्ता मिल जाएगा। ठीक, चलो 699 का हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अपार्ट फ्रॉम गांधी जी हु सपोर्टेड लर्निंग बाय हेड हार्ट एंड हैंड, मतलब गांधी जी के अलावा किसने सर यानी हेड, हृदय और हाथ से सीखने का समर्थन किया। सर का मतलब, हेड का मतलब यहां आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, दिमाग के विकास से है। ठीक, हृदय का मतलब यहां इमोशनल डेवलपमेंट से, आपके इमोशंस से है। संवेग यानी बच्चे का जब मन भी होता है पढ़ने में, इमोशंस भी लगे होते हैं तो अच्छे से सीख पाता है। हाथ यानी यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, शारीरिक विकास की। ठीक, तो गांधी जी ने तो इसको 3H की बात की ही है कि हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा। इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने सपोर्ट किया है? त्रिपुरा मैम, त्रिपुरा भी आएंगे सुनाई। जेबी वाटसन ने ये तो एक बिहेवियरिस्ट व्यक्ति है, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए सिंपल, ये तो सब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आंसर पेस्टोलॉजी ही बचता है। पेस्टोलॉजी ने सपोर्ट किया है कि दिल, दिमाग और मन इनको इन्वॉल्व किया जाए। गांधी जी भी यही कहते हैं, होलिस्टिक, पेस्टोलॉजी भी वही कह रहे हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाओ आप, होलिस्टिक स्किल्स विकसित करो बच्चे में। होलिस्टिक का मतलब है सर्वांगीण, जहां बच्चे का शरीर, मन और दिमाग तीनों इन्वॉल्व हो। सिर्फ आप रट्टे ना लगवाएं, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल ना हो। जब आपका इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, मन लगा हुआ है, यानी आपको मुझसे पढ़ के अगर मजा आ रहा है, डिस्कशन में मजा आ रहा है, तो आप याद रखते हैं चीजें, दिमाग भी आपका लगा हुआ है क्योंकि पढ़ रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। और एक्टिविटी, ये जो आप कमेंट में करके बता रहे हैं कि ये जो है इसका आंसर ये होगा, या लिख करके देख ले रहे हैं, तो वो हैंड भी वहां पे इस्तेमाल में आ गया। ठीक, तो मतलब हैंड का मतलब लिटरली हैंड नहीं है, यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट के इन्वॉल्व होने से है। तो वो काम जिसमें ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, या विकास के जो ये तीन प्रकार हम मुख्य रूप से कहते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये चारों जो है जब साथ में चलते हैं तो बेहतर डेवलपमेंट होता है। बुनियादी शिक्षा में भी गांधी जी इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, तो ये आपके, और जो आपका BS ब्लूम का टेक्सोनॉमी है उसमें भी यही बात हुई है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये सारे एस्पेक्ट आने चाहिए। कैप जिसको हम कहते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, मैं एक बार लिख भी देती हूँ क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो BS ब्लूम भी कहीं ना कहीं यही बात कर रहे हैं अपनी टेक्सोनॉमी में, जो उन्होंने लर्निंग के कुछ डोमेन्स बताए हैं। कॉग्निटिव कैप बोलती हूँ मैं इसको, CAP कैप, सर पे लगाने वाली कैप से याद रख सकते हो। कैप मतलब कॉग्निटिव, ठीक, संज्ञानात्मक। अफेक्टिव यानी इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनल डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट। अफेक्टिव संवेगात्मक, ठीक, और साइकोमोटर जिसको कोनेटिव भी कह देते हैं। ये तीन मुख्य डोमेन बताए हैं सीखने के BS ब्लूम ने। तो ये वही बात होगी कि फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल जो है यहाँ आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एनवायरमेंट इन मदर्स वूम्ब इज अफेक्टेड बाय, यानी माता के गर्भ में जो वातावरण है वो किससे प्रभावित होता है। यानी जब बच्चा कॉन्सेप्शन पीरियड में है, प्रेगनेंसी पीरियड या प्री नेटल स्टेज की जब बात हो रही है, माँ के गर्भ यानी मदर्स वूम्ब की जब बात हो रही है, तो वहां विकास या वो जो वूम्ब का एनवायरमेंट है वो किससे प्रभावित हो सकता है। सिंपल बात है, फटाफट से बताइए। मैचुरेशन तो बायोलॉजिकल है ना मैम, आपने बताया था। हाँ, बायोलॉजिकल का मतलब आपका हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है मैचुरेशन, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आपकी हेरिडिटी निर्धारित करती है कि बच्चे के दांत कब निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 साल में निकलेंगे, नहीं ना, वो हेरिडेटरी बायोलॉजी से आपके जेनेटिक मेकअप में है कि इस समय पे प्यूबर्टी हिट करेगी, इस समय पे दांत निकलेंगे, इस समय पे चलना सीख जाएगा। तो ये क्या है, मैचुरेशन है जो समय के साथ आता है। वो आप जबरदस्ती ट्रेनिंग दे करके नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग का पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, बट ट्रेनिंग का कोई खास प्रभाव नहीं होता। एनवायरमेंट इन मदर्स वूम्ब इज अफेक्टेड बाय व्हाट, बताओ। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए मदर्स वूम्ब का जो एनवायरमेंट है वो अपने आप में इंटरनल में आता है, जिसपे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है। कि माँ के घर में यदि बच्चा है तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया एक तरह से। और एक्सटर्नल फैक्टर यानी वो क्या खा रही हैं, किस तरह की ऑक्सीजन ले रही हैं, कोई वहां नेगेटिव केमिकल तो नहीं है ना, और इस तरह मतलब जो भी न्यूट्रिशन किस तरह का है, स्लीप कैसा है, स्ट्रेस लेवल क्या है माँ का, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जो इंटरनल जो न्यूट्रिशन जा रहा है जिस भी सेंस में बच्चा वूम्ब में है उसको भी प्रभावित करेगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल या उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है वो सब इंटरनल में आ जाएंगे। तो दोनों ही फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16, देखिएगा जवाब दीजिएगा। ब्रेन वर्क्स इन मिराक्युलस वेज सेड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। 12वीं कक्षा के एक बच्चे ने कहा कि जो दिमाग है वो अद्भुत तरीके से काम करता है, जो मस्तिष्क है हमारा। शी सेड आवर राइट ब्रेन कंट्रोल्स क्रिएटिविटी एंड आवर लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स लॉजिकल थिंकिंग, इज शी राइट। मतलब
ये 12वीं की बच्ची कहती है कि उसने कहा कि हमारा दायां मस्तिष्क जो है यानी राइट ब्रेन वो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को नियंत्रित करता है और हमारा बायां ब्रेन यानी लेफ्ट ब्रेन से लॉजिक यानी तर्कात्मक जो चिंतन है वो जुड़ा हुआ है। क्या ये बच्ची सही है? बताइए। हाँ, सकलीन रजा कह रहे हैं और टीचिंग मेथड इज अमेजिंग, धन्यवाद जी। देखिए बताइए, फटाफट से बताइए। यानी ब्रेन जो है दो हेमिस्फेयर में, दो गोलार्ध में बटा हुआ है, यही बात हम अभी कर रहे थे, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ठीक है, अब लेफ्ट ब्रेन उन्होंने कहा है लॉजिक से जुड़ा हुआ है, यानी साइंस मैथमेटिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके ब्रेन का, आपके दिमाग का, आपके मस्तिष्क का लेफ्ट हिस्सा यूज होता है, और जब आप राइट मतलब कोई भी काम क्रिएटिविटी का कर रहे हैं, चाहे वो आप ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, वो आपका राइट ब्रेन वहां पे ज्यादा एक्टिव है। ठीक, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है और राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से। ठीक, तो आपको सिंपली देखना एल फॉर लॉजिक, एल फॉर लैंग्वेज, जो लॉजिक और लैंग्वेज वो लेफ्ट ब्रेन से ही संबंधित है, भाषा भी लेफ्ट ब्रेन में ही आएगी। ठीक, तो ये रॉन्ग है बच्ची या सही कह रही है? कह रही है लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, हाँ, और राइट ब्रेन क्रिएटिव है। सही है, सही तो कह रही है, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वह बिल्कुल सही है। ठीक, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट लेफ्ट ब्रेन से। ये आपके कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर तरीके से डेवलप हुए हैं, इसलिए 2-4 क्वेश्चन इस तरह के डलवाने जरूरी हैं, जिसमें चाहे वो क्वेश्चन उस तरह से एग्जैक्टली पूछा जाए ना पूछा जाए, बट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहां चेक हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश सबहेड्स, मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से कितने उप शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कौन सी सब कैटेगरीज हैं। नहीं, प्रीवियस ईयर नहीं है भाई, नए क्वेश्चन है ज्यादातर क्या सारे ही, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल बेस्ड हो प्रीवियस ईयर पे। ठीक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से कितने उप शीर्षकों में यानी सब टॉपिक्स में बांट सकते हो आप कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बताओ एक बार। 2 ही कारक हैं, या तो हेरिडिटी है या तो एनवायरमेंट है, तीसरा कुछ है ही नहीं। ठीक, तो 2 ही बचते हैं 2 कैटेगरीज में, या तो हेरिडिटी आपको प्रभावित करती है या एनवायरमेंट प्रभावित करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आप हैं। डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट है, गुणनफल है, आप कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के, या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट के। ये साथ में कैसे अन्योन क्रिया कर रहे हैं। जैसे आपका इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा प्रभावित है आपकी जेनेटिक्स से, आपकी हेरिडिटी से, आपकी जो भी बायोलॉजिकल मेकअप है उससे। वहीं अगर आप बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन आपको कैसा मिल रहा है, एजुकेशन कैसी मिल रही है, टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, आपके एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है कि नहीं है, ये सारी बातें एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाएंगी। 2 ही चीजें हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। ध्यान रखिएगा, गुणनफल है। कुछ क्षेत्रों में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो जाती है, जैसे आपकी आंखों का रंग हेरिडिटी से निर्धारित हो रहा है टोटली। आप लेंस लगा के चेंज कर लें, बात अलग है, खुद से चेंज नहीं हो सकता कि मम्मी ये वाली आंखें पसंद नहीं है, चेंज कर दो, अब नहीं होंगी, मिल गया जो मिलना। तो हेरिडिटी क्या है? स्टैटिक है, फिक्स्ड है, स्थिर है, बदल नहीं सकते आप ऐसे ही, बहुत जनरेशन में जाके चेंज होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट डायनामिक है, परिवर्तनशील है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर में जा सकते हैं, वहां से अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका से गांव आ सकते हैं, जो भी आपका मन करे खेलते रह सकते हैं, यानी एनवायरमेंट चेंजेबल है, डायनामिक है। तो ये कई सारी बातें मैंने आपको यहाँ बताई। तो ये 2 मुख्य रूप से 2 बड़ी कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, फिर उसमें पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे, उस तरह से भी आप देख सकते हैं बच्चे की एज क्या है और किस एनवायरमेंट में रहता है नॉल। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, गर्ल इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ शी लुक्स एवरी टाइम शी इज अबाउट टू गो आउट, शी इज इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एक लड़की है जो हर बार बाहर जाने से पहले, यानी घर से बाहर जाने से पहले, ट्यूशन हो, स्कूल हो, कोई पार्टी में जाना हो, इस बात को लेकर बहुत सचेत रहती है, चिंतित रहती है कि वह कैसी दिखती है, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या हेयर स्टाइल रखा है, वॉट एवर। ये विकास की किस अवस्था में है अश्विनी तिवारी? फटाफट से बताओ, नाम तो ले दिया, जवाब सही देना पड़ेगा। लेटर चाइल्डहुड में है क्या बच्ची, अडोलेसेंस में है क्या बच्ची, अडल्टहुड में है क्या बच्ची, या फिर अर्ली चाइल्डहुड में है? अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 से 6 वर्ष के करीब, या 2 से 6 भी कई बार हम कह देते हैं। अडल्टहुड है आपका 18+, तो इसका तो गेम ही नहीं है पूरे पेपर में, आपके अडल्टहुड पे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि बच्चा स्कूल से बाहर जा चुका है ना। 11th-12th का बच्चा भी 18+ तो नहीं होगा, 18 तक ही होता है। अडोलेसेंस है 12 से 18 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड है 6 से 12 वर्ष। अब 6 से 12 वर्ष में तो बच्चे बिल्कुल गैंग एज कहते हैं उसको, खेलते कूदते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दिखते कैसे हैं वो। लेकिन हाँ, किशोर अवस्था वो टाइम पीरियड है जहां पे बच्चा बहुत प्रभावित है, अपने लुक्स को लेके बहुत सचेत है, कॉन्शियस है ना। और अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म नाम की एक चीज होती है जो अडोलेसेंस में पाई जाती है, और उसमें 2 चीजें होती हैं।
अभी देखते हैं, समझते हैं दोनों ही चीजों को कि एडोलेसेंस यानी 12 से 18 वर्ष में जब बच्ची कॉन्शियस है अपने लुक्स को लेके, या बाहर जाने से पहले वो खुद को 4 बार देखती है, अगर एक पिंपल हो गया तो उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि शायद सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं या मेरी ड्रेस के बारे में बात हो रही है, शायद मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूं। तो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बात प्याजे भी करते हैं। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म यानी एक तो ईगोसेंट्रिज्म होता है 2 से 6 वर्ष में, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं प्याजे की भाषा में। ठीक, ये कि बच्चा खुद पे ही सेंटर्ड है, उसको लगता है जो कार्टून मुझे पसंद है, जो चॉकलेट मुझे पसंद है, सबको पसंद होनी चाहिए, यानी वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता। ये है किशोरावस्था की अहम केंद्रिता। किशोरावस्था की अहम केंद्रिता, इसमें 2 चीजें होती हैं। किशोरावस्था अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म यानी सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। इसमें 2 चीजें आती हैं, आप इसको आईपी से याद रख सकते हो। एक तो होती है इमेजिनरी ऑडियंस, यानी कल्पित दर्शक, यानी उसको लग रहा है हर कोई मुझे ही देख रहा है, जहां से मैं निकलती हूं बस ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। मूवी याद आ रही है कभी खुशी कभी गम, है ना, वो जो करीना कपूर का कैरेक्टर है। तो एडोलेसेंस वाली ही एज, एकदम कॉलेज में पहुंचे हैं या तो आप स्कूल में होते हैं, तो सारा ध्यान किस चीज पे है, एक इमेजिनरी ऑडियंस चल रही है दिमाग में कि सब, ये इमेजिनेशन है कि सबका ध्यान तुम पे ही है। ठीक है, तो एक पिंपल हो गया, चाहे पिंपल दिख भी नहीं रहा फिर भी आपको लग रहा है आज पिंपल हो रहा है, सब मेरे पिंपल के बारे में बात कर रहे होंगे, मेरी ये ड्रेस हल्की सी इस पे कुछ गिर गया है तो सबका ध्यान इसी पे होगा, मेरे हेयर स्टाइल को देख के सब बातें कर रहे होंगे। तो ये टीन एज में होता है या 12 से 18 में होता है। तो इमेजिनरी ऑडियंस, कल्पित दर्शक जिसको हम कहते हैं, है ना। दूसरा इसमें आता है आपका पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल यानी खुद से ही स्वनिर्मित कहानियां, आप कह लीजिए इनको। पर्सनल फेबल क्या है, उसने खुद को अपने आप में इतना यूनिक समझा हुआ है कि आज से पहले ना तो कोई मेरे जैसा हुआ है ना कभी हो पाएगा, और मैं तो इतना यूनिक हूं, या मेरे को तो हार्म ही नहीं किया जा सकता। वो कौन सा डायलॉग है, वो अमरीश पुरी का बहुत पुरानी जो मूवी होती है जिसमें सन्नी देओल है ना, वो कहते हैं कि ना दाएं से ना बाएं से मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो वो वैसा ही फील होता है इसको, एडोलेसेंट को, कि मैं तो बाइक मोड़ के भी घुमा दूं तो भी कुछ नहीं होगा, है ना, मेरे को तो चोट लगी नहीं सकती, झूले पे बैठे हैं सब मर जाएं चाहे मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसको लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूं, कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। या वो अगर रिलेशनशिप में या प्यार मोहब्बत में पड़ता है तो उसको लगता है आज से पहले ना किसी को प्यार हुआ था ना हुआ है, ये मम्मी पापा ये दोस्त इनको कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि ये इमोशन होता क्या है। तो उसको लगता है वो हर चीज यूनिक फील कर रहा है अपने बारे में, कि हर चीज पहली बार घट रही है दुनिया में। तो ये पर्सनल फेबल की स्थिति है जिसको वो स्वकल्पित अपनी ही स्वनिर्मित कहानियों में रहता है, और इमेजिनरी ऑडियंस जो उसके दिमाग में चल रही है कि ऑडियंस है। तो ये दोनों ही पार्ट हैं किसके, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म के, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा प्याजे की, और वैसे देखेंगे तो एडोलेसेंस यानी 12 से 18 वर्ष में आएगा। बात है क्लियर? हाँ, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, एग्जैक्टली आलोक, वो इसी स्टेज की बात है। ठीक, तो वो सचेत है, अपने लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस है, और इस चक्कर में बहुत कलेश भी रहता है दिमाग में, क्योंकि बहुत ही कॉन्शियस रहेगा बच्चा हर चीज को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अ मदर ऑफ अ सन क्लेम्स दैट हर सन रॉस हैज द हाईएस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड थिंक्स दैट ही इज मैच्योर बट ही इज नॉट, विच स्टेज इज हर सन एट। एक माँ का कहना है कि उसके बेटे रॉस की भाषा विकास सबसे उच्च स्तर पे, यानी बहुत अच्छा हो गया, एडवांस हो गया अगर मैं कहूं, और वह सोचता है कि वह परिपक्व है, लेकिन अभी उतना परिपक्व वो है नहीं। वह मतलब बच्चा सोच रहा है ये जो रॉस है कि मैं बहुत परिपक्व हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं, बट अभी वो सच में हुआ नहीं है। बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। अलग अलग कमेंट कर रहे हैं सब। केवीएस की वैकेंसी कब आएगी? देखो आने को तो कभी आ जाए अभी, लेकिन टाइम इस साल के एंड तक मान के चलो, एंड आ ही गया वैसे। देखिएगा, एमपी टेट की पीवाईक्यू की क्लास लेंगे यार, लेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दो फटाफट से। सी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, समझते हैं कहानी क्या है। अब मदर ऑफ अ सन क्लेम कर रही हैं कि जो रॉस है उसका जो भाषा विकास है वो उच्च स्तर पे हो चुका है, या डायनामिक, मतलब वो कहेंगे एडवांस लेवल पे हो चुका है, बट वो अभी उतना मेच्योर नहीं हुआ है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हाँ एडवांस हो जाता है, लेकिन मेच्योर नहीं हुआ, उसको लगता है कि वो मेच्योर है। जब इसको कहा जाता है, रॉस एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये रॉस यहाँ पे नाम ऐसे ही रखा गया बच्चे का ताकि आपको हिंट मिल जाए। ठीक, सूडो मेच्योरिटी की अवस्था कहते हैं इसको, सूडो मेच्योरिटी, यानी सूडो मेच्योरिटी बोले तो मिथ्या परिपक्वता। उसको लगता है, वो कौन सा डायलॉग है कि जग मिथ्या है मतलब झूठ है, तो झूठी मेच्योरिटी है उसके दिमाग में। ठीक है, तो मिथ्या परिपक्वता यानी उसको लग रहा है वो बहुत परिपक्व हो गया, कि हुआ नहीं है अभी, कि मैं तो अपने सारे काम खुद कर सकता हूं। तो ये 6 से 12 वर्ष है, उत्तर बाल्यावस्था।
जिसको सूडो मैच्योरिटी का काल कहते हैं। हाँ, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत एडवांस हो जाता है यहाँ पे, काफी अच्छा भाषा विकास हो जाता है, वो अपनी बात को बहुत अच्छे से कहेगा, जोक्स को समझेगा, रिडल्स को, पन को, डबल मीनिंग, ये सारी चीजें वो भाषा पे अच्छी पकड़ आ जाती है। लेकिन क्योंकि ये अभी हाईएस्ट कहना शायद यहाँ पे गलत होगा, बट ठीक है कहा जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में अपने आपको उस तरह से कह दिया है कि आपका जो बच्चा है वो ठीक से मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक, तो ये लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष सूडो मैच्योरिटी का काल है, रॉस नहीं कहा है, मिथ्या परिपक्वता, बच्चे को लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया जबकि हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ एमपीटेट का जल्दी ही करा देंगे, हो सकता है कल ही मैं एक मैराथन टाइप ले लूं एमपीटेट के लिए, और वो सीटेट के लिए भी इक्वली हेल्पफुल होगा क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाकॉग्निशन, यानी परासंज्ञान का उदाहरण कौन सा है। ये सीटेट में पूछा जाने लगा है जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, और एक बार और पूछा गया था 2018 में, मैं तब भी ये डिस्कस किया करती थी। मजे की बात यह कि सिलेबस में बाद में आया, पहले हम डिस्कस कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाकॉग्निशन, निम्नलिखित में से कौन सा परासंज्ञान का उदाहरण है। एक तो है कॉग्निशन, अभी आएंगे इस पे, कॉग्निशन और मेटाकॉग्निशन में क्या अंतर है इस पे चर्चा करेंगे, लिख लेते हैं फिर आप जवाब दीजिएगा। कॉग्निशन यानी संज्ञान जिसको हम कह रहे हैं, जिसपे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजे और वाइगोत्स्की ने थियरी दी है, संज्ञान, और दूसरी तरफ है आपका मेटाकॉग्निशन, यानी कॉग्निशन के भी परे की बात हो रही है, मेटाकॉग्निशन। ठीक, मेटाकॉग्निशन यानी परासंज्ञान, संज्ञान के परे, परासंज्ञान। बात सही है नहीं सही है? चलो आ जाओ। तो अब आपको जवाब देना है कि मेटाकॉग्निशन का उदाहरण कौन सा है। मेटाकॉग्निशन है बेसिकली, कॉग्निशन तो हो गया थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से कर रहे हो। कॉग्निशन के परे जाना मेटाकॉग्निशन है, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रीजनिंग अबाउट रीजनिंग, सोच पे भी सोच पा रहे हो, ये मेटाकॉग्निशन है। ठीक, ओवर थिंकिंग को नहीं कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, कभी कहो कि सोच पे सोचना तो ओवर थिंकिंग होती है, मैं तो खूब करता हूं। मेटाकॉग्निशन में बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन, प्लानिंग, ये सब चीजें लगती हैं, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट, दिमाग में जो विचार आपके चल रहे हैं उन पे थिंकिंग पे भी थिंकिंग कर पा रहे हैं, प्लानिंग कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, विचारों को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, चिंतन मनन कर पा रहे हैं, है ना, कि सीटेट क्रैक करेंगे कैसे, इस पे आपने प्रॉपर एक प्लान बनाया हुआ है, सोच के भी सोचा हुआ है कि कहाँ गड़बड़ हो सकती है, किस सब्जेक्ट में कब तक मुझे जो है आपका ये कर लेना है, जिसको हम कह रहे हैं मॉक टेस्ट, कब तक सिलेबस खत्म कर लेना है, सारी बातें, और उस पर भी आपने और 4 चीजें एक्स्ट्रा सोची हुई है, स्ट्रेटेजी भी आपके दिमाग में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परासंज्ञान का उदाहरण है। राइटिंग एन एसे, रीडिंग एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया में क्या है वो आप सिंपल समझ लोगे, मीनिंग क्या दिया हुआ है, जैसे डिक्शनरी पढ़ रहे हो एक तरह से। सेंडिंग रॉकेट्स टू स्पेस, अब रॉकेट भेजना जो है, मतलब सेंडिंग रॉकेट ये नहीं कहा है बनाना है, भेजना है, तो थिंकिंग प्रोसेस वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, वो फॉलो हो जाएगी। शॉपिंग करना नहीं, इसमें कोई मेटाकॉग्निशन नहीं लग रहा। राइटिंग एन एसे जो है वो सही जवाब होगा यहाँ पे, निबंध लिखना, क्योंकि जब आप एक एसे लिख रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठ रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, तो उसमें आपको प्लानिंग लगेगी, एक स्ट्रक्चर लगेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा थॉट पे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होगी, कि मान लीजिए किसी एक टॉपिक पे, एक मुद्दे पे एसे लिखना है, तो आपके उसमें क्या विचार है, मुद्दा क्या है, फैक्ट्स क्या है, तो बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, जागरूकता के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा, तो निबंध में जो है यहाँ मेटाकॉग्निशन लगेगा, सिंपल बात। तो यहां एक बार और देख लेते हैं बेसिक चीजें, जैसे कॉग्निशन की जब हम बात कर रहे हैं तो थिंकिंग, तो बाकी प्रोसेसेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कॉग्निशन का इस्तेमाल है, कि आप दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहे हैं भाई, चाहे शॉपिंग में भी हो सकता है आप कुछ चूज कर रहे हो, ये कलर नहीं वो कलर, दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, डिक्शनरी से भी मीनिंग देख रहे हैं, रॉकेट अगर आप भेज रहे हैं तो कुछ प्रोसेस होगा, दिमाग तो लग रहा है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब लग रहा है जो कॉग्निशन है। लेकिन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी राइटिंग एन एसे, उसमें फिर आप एक लेवल और आगे जा रहे हैं। हालांकि ये जो ऑप्शन है इसको और करेक्ट करना चाहिए यहाँ पे, बट ठीक है, क्योंकि बना नहीं रहे हैं, रॉकेट भेजने की बात हो रही है सिर्फ, तो आपका वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा वहां पे पहले से बना हुआ। राइटिंग एन एसे में आप रिफ्लेक्ट करते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो टॉपिक है उस पे सोच पे भी 4 बार सोचते हैं, तो थिंकिंग हुआ यहाँ, रीजन करना, तर्क हुआ, ये सब दिमाग के काम है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी यानी चीजों को याद रखना, ये सब दिमाग में ही आते हैं। डिसीजन मेकिंग, कोई निर्णय लेना, जैसे रॉकेट भेज रहे हैं तो निर्णय तो लोगे ना, क्या स्टेप प्रोसेस क्या फॉलो करना है। लेकिन थिंकिंग, अब मेटा का मतलब ये बियॉन्ड, वो फेसबुक को भी मेटा बनाया ना इन्होंने, यानी बियॉन्ड, परे, संज्ञान के परे, यानी थिंकिंग के परे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, बियॉन्ड कॉग्निशन यानी बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। तो यहां पे आपका रिफ्लेक्शन हो गया चीजों पे, यानी प्रकाश डाल पाना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
मैनेजिंग, ये सब इसमें आ जाएगा मेटाकॉग्निशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहां पे भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग का यूज हो रहा है तो वहां मेटाकॉग्निशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब में, स्ट्रेटेजाइजिंग, इन सब में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। बताइए क्वेश्चन नंबर 21, जवाब दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में कौन सी एक बात सही है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आना ही आना है, निश्चित है। ठीक, फटाफट से बताइएगा। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं, लास्ट में डाले हैं, हर सेशन में लास्ट में होते ही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता, आपके जेनेटिक्स और आपकी बायोलॉजी जिसको हम कह रहे हैं, और एनवायरमेंट, वातावरण का के बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय द एनवायरमेंट, यानी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक प्रभावित होते हैं, वहीं अन्य कुछ पहलू हैं जो वातावरण से, जैसे एजुकेशन किस तरह की मिल रही है वो वातावरण से निर्धारित होगी, लेकिन बुद्धि का स्तर या फिर अगर हम बात करें आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बालों का टाइप, वो सब आपकी हेरिडिटी निर्धारित करती है ज्यादा हद तक। तो कुछ एस्पेक्ट में हेरिडिटी का रोल जाता है, दूसरे में एनवायरमेंट का। न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, एजुकेशन कैसी मिल रही है, वो सब एनवायरमेंट में आएगा। तो कहीं पे एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी होता है, कहीं पे हेरिडिटी, ये बात सही है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा बाकी ऑप्शंस को। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स, कि यानी जो सीखने की क्षमता है और परफॉर्म करने की क्षमता है वो टोटली जीन्स से ही निर्धारित होती है। तो फिर तो हेरिडिटी का रोल ही नहीं बचा, फिर हम एजुकेशन क्यों दे रहे हैं। अगर परफॉर्म करने की या सीखने की जो सारी एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी ही निर्धारित कर दे रही है, तो फिर तो हम पढ़ा क्यों रहे हैं बच्चे को, कुछ ना कराएं फिर तो हम। गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर, यानी अच्छा ध्यान रखा जाए, अच्छी डाइट दी जाए, कोई भी बीमारी दूर हो जाएगी नहीं। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो दूर नहीं होंगे अच्छी डाइट से, हेरिडेटरी हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। द एनवायरमेंट या डाउन सिंड्रोम है किसी को, तो ऐसा थोड़ी अच्छी डाइट से खत्म हो जाएगा। डिसलेक्सिया हो गया तो अच्छी डाइट से खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होता, वो मैनेजेबल है। द एनवायरमेंट प्लेज अस, हो क्या गया, वो तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो डेवलपमेंट के समय ही प्रकट हो जाती हैं जो चीजें, वो फिर बाद में बहुत सारी तरीके से ठीक नहीं होती, ज्यादातर जो भी डिसऑर्डर्स हैं। द एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि वातावरण का प्रभाव सिर्फ भाषा विकास में है, सामाजिक विकास में भी है, नैतिक विकास में भी है, इवन लगभग सभी विकास में एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता ही है। तो ये कहना तो गलत होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, एक आसान से सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरह से। कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट, मतलब ये बहुत बार, ये वाला तो नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन समझ रही थी, लेकिन हाँ ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है टोटल। तो शी डजंट लाइक हर होम एट, मतलब कृतिका एक बच्ची है जो घर पे तो ज्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल जाके बहुत बातें करती है। इसका कारण क्या हो सकता है कि बच्ची घर पे बात नहीं कर रही या स्कूल में बात नहीं करती, घर पे बात करती है, घर पे बात करती है, स्कूल में नहीं करती, दोनों में से कुछ भी है अगर, तो सिंपल बात है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगी। शी डजंट लाइक हर होम एट ऑल, हो सकता है उसे अपना घर बिल्कुल पसंद ना हो, हमें कैसे पता भाई पसंद है कि नहीं है। फिर आएंगे हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, यानी उसके विचारों को स्कूल में स्वीकृति मिलती है, यानी उसके विचारों को एक्सेप्टेंस मिलती है, स्वीकार किए जाते हैं उसके विचार स्कूल में, यानी उसके जो दोस्त हैं उसकी बात को सुनते हैं, हो सकता है माँ बाप ना सुनते हो, या जो एनवायरमेंट घर पे हो वहां पे उसकी बात को ना सुना जाता हो। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू टॉक अ लॉट, स्कूल बच्चों को बहुत सारी बात करने का अवसर देता है, ये जरूरी नहीं है बट क्योंकि एक स्पेसिफिक बच्चे के बारे में, ये सारे बच्चों के बारे में होता है तो हम मान लेते हैं। टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल, ऐसा कहीं नहीं है कि बहुत टीचर ये कहते हैं, डिमांड है टीचर की बच्चे को ज्यादा बोलना ही पड़ेगा, नहीं, ये सिंपल है कि बच्चे के जो थॉट्स हैं, जो उसके विचार हैं, उसको स्कूल में सुना जाता है, उसके दोस्त या स्कूल में जो माहौल है वो उसको स्वीकार्यता देता है, स्वीकृति देता है। वहीं घर पे हो सकता है उसको डांटा जाता हो या उसकी बात को सुना ही ना जाता हो, तो इसलिए वो एक्सप्रेस ना करे। अगर उल्टा भी जवाब होगा, इसका उल्टा भी सवाल होगा कि वो स्कूल में तो बोलती नहीं है बच्ची, घर में बोलती है, क्योंकि वो घर में कंफर्टेबल है, स्कूल में नहीं होगी, तो दोनों में ही बात बराबर हो जाएगी। तो बच्चे के इमोशनली उसको सेफ महसूस हो रहा है कहाँ, स्कूल में, यहाँ पे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, आपके साथ भी ऐसे ही होगा, वो रिश्तेदार जो आपको अच्छे लगते होंगे उनसे आप खूब बातें करते होंगे, जो नहीं पसंद होंगे आप चुप बैठे रहते होंगे बुत बने, या फिर मिलते ही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, A 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports persons. Sends her for, हाँ ये वाला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी कई बार आ चुका है, यानी एक बच्ची है 6 साल की जिसके एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी है, यानी वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी क्षमता दिखाती है, बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही अच्छा कर रही है किसी के स्पोर्ट में। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्संस, यानी दोनों ही जो माँ बाप हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं और उसको कोचिंग के लिए भी भेजते हैं ट्रेनर के पास, एंड ट्रेन्स हर ऑन वीकेंड्स। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन, यानी ये जो क्षमता है बच्ची की कि वो बहुत अच्छा कर पा रही है स्पोर्ट्स में, क्योंकि उसको ट्रेनिंग भी मिल रही है और
हेरिडिटी, जेनेटिक्स भी, उसके माँ बाप भी जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो हेरिडिटी से भी उसको अच्छी क्षमता मिली है स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल एबिलिटी ज्यादा है और एनवायरमेंट में ट्रेनिंग भी उतनी अच्छी मिल रही है। तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का मामला है, हेल्थ और ट्रेनिंग का नहीं। हेल्थ और ट्रेनिंग तो दोनों ही एनवायरमेंट में आ जाएंगे ना, जेनेटिक्स का भी तो यहाँ रोल है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये कहता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, तो थोड़ा सा ध्यान से सवाल को करना होता है, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, जल्दीबाजी में हम गलत को सही मान लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय। देखिए पर्यावरणीय कारक देखने, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हेरिडिटी वाले नहीं, ठीक। तो कौन सा हेरिडिटी मतलब कौन सा एनवायरमेंट का फैक्टर नहीं है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना सिवाय, तो इसका मतलब है नॉट। क्वालिटी ऑफ लर्निंग, भाई सीखने की गुणवत्ता तो एनवायरमेंट से ही आएगी, किस तरह के टीचिंग मेथड्स हैं, कैसा माहौल है, वो सब ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर है। हमको वो चाहिए जो एनवायरमेंट का फैक्टर ना हो। इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि, वो ज्यादा प्रभावित होती है आपकी हेरिडिटी से, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण, सॉरी पोषण कैसा मिला है आपको, ये एनवायरमेंट का रोल है। खाना किस क्वालिटी का मिलता है, किस संस्कृति में आप हैं, वो भी एनवायरमेंट का ही हिस्सा है। लेकिन बुद्धिमत्ता जो है वो ज्यादा प्रभावित आपकी हेरिडिटी से होती है, तो ये एनवायरमेंट से उतनी प्रभावित नहीं है। हालांकि एनवायरमेंट का बहुत रोल है, इवन आपके आईक्यू स्कोर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट तक भी बढ़ जाते हैं अगर सही एनवायरमेंट हो लॉन्ग रन में। तो बुद्धिमत्ता जो है वो आपकी हेरिडिटी से संबंधित है, ना कि एनवायरमेंट से। ज्यादा प्रभाव जो है हेरिडिटी का पड़ता है आपके आईक्यू एंड ऑल पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है गैंग एज इज एसोसिएटेड टू डैश एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड टू डैश। बताइएगा समूह अवस्था का संबंध किससे है। गैंग मतलब ग्रुप में रहता है बच्चा, इस उम्र में ग्रुप में खेलना पसंद करेगा, चाहे वो स्कूल हो, आपका आस पड़ोस में खेलना हो, है ना, गली मोहल्ले में खेलना हो, पार्क में खेलना हो, ग्रुप बना के बच्चे खेलते हैं इस उम्र में। तो गैंग एज कौन सी एज को कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड भी कह देते हैं, कई लोग मिडिल चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, है ना, 6 से 12 वर्ष जनरली जो एक टाइम पीरियड है वो इसमें आएगा। हमें 6 से 12 तो कहीं दिख नहीं रहा, ये तो 3 to 6 आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड। 8 to 10 ईयर्स दिख रहा है, या तो 16 to 19, 16 to 19 का तो कोई हिसाब बनता नहीं है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि ऑप्शन ही हमारे पास सेकंड बचा। दिखाना कितने लोग दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन, बहुत बढ़िया 78% लोग। मतलब इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको कि आप बाकी के जो है 22% लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों आखिर बताइए। 8 to 10 ईयर्स एंड सोशलाइजेशन, ये सोशलाइजेशन की वजह से आप जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी चर्चा करेंगे उसमें। देखो इसमें तो ऑप्शन कोई और बचा ही नहीं ना, एमसीक्यू में एक ही तो फायदा है कि ऑप्शन कोई एक ही सही होगा, तो बाकी के 3 तो वैसे ही गलत हो जा रहे हैं क्योंकि गैंग एज में फिट ही नहीं हो रहे। तो अगर मिडिल चाइल्डहुड उठा के देख लें उसी में से, तो वो 8 से 10, 6 से 12 के बीच में ही आता है ना, तो वो तो हो गया सही, कोई और आता ही नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है कि एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड टू व्हाट, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। कि सामाजिकरण का विकास अभी हो रहा होता है, लेकिन और अगर ये ग्रुप में वो प्रॉपर नहीं खेलेगा तो सामाजिकरण डिले ही होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है जिसको लेकर के हम परेशान हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भूख लगी है बहुत तेज। देखो क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट से बताओ, 3-4 सवाल और हैं हमारे। अजर्शन यानी कथन यानी अभिकथन, क्या कहता है भाई ये, इमोशनल डेवलपमेंट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे का सांवेगिक विकास उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका शारीरिक विकास है। तो अगर यही वो टाइम है जहां अगर बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, बहुत मारा पीटना, घर में लड़ाइयां, अगर इस तरह का खराब माहौल इमोशनली वो देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या इमोशंस गड़बड़ हो जाएंगे। ये फिजिकल अब्यूज में भी अगर मारपीट हो रही है उसके साथ, तो इमोशंस तो उसके अफेक्ट होंगे ही ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट ही नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड में, ये कहना गलत होगा। ठीक, तो ये तो बात फॉल्स हो गई। ठीक, रीजन क्या है इसका, फिजिकल डेवलपमेंट इज मोर विजिबल एंड मेजरेबल देन इमोशनल डेवलपमेंट। यानी शारीरिक विकास भावात्मक विकास की तुलना में अधिक स्पष्ट और मापनीय है, कि फिजिकल डेवलपमेंट को हम ज्यादा अच्छे से मेजर कर सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। ये बात सही है कि आप इमोशनली कितना खराब महसूस कर रहे हैं, इसको मेजर कर पाना, माप पाना किसी भी मेजरिंग यूनिट में उतना आसान नहीं है जितना शारीरिक विकाज को मापना आसान है, कि आपकी हाइट इतनी बढ़ गई, वेट उतना बढ़ गया, शेप साइज, वो सब आप माप सकते हैं आसानी से। तो रीजन तो सही है, बट मतलब आर इज ट्रू बट ए इज नॉट ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब असर्शन रीजनिंग के 3-4 सवाल हैं, क्योंकि ये करना भी जरूरी है, पेपर में पूछे ही जाते हैं, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। और कथन क्या है, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी बचपन में
या बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक विकास, संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए सोशल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है कि बच्चा सोशल डेवलपमेंट क्या, समाज में कैसे रहते हैं, बच्चा ग्रुप में रहे, स्कूल जा रहा है, 4 लोगों से मिल रहा है, ये सब सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो बात तो सही है, और जब वो लोगों से मिलेगा तो बातचीत भी सीखेगा, कम्युनिकेशन भी बेटर होगी। रीजन क्या है इसका, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अडल्ट्स, यानी बच्चे वयस्कों को देखकर और अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। ये बात भी सही है, स्किनर ये बात कहते हैं कि बच्चे जो है वो नकल करके या ऑब्जर्व करके वो सीख रहे हैं भाषा। जैसे वो कार्टून को कोई देख रहे हैं, कोई डोरेमोन देख रहा है, कोई शिनचैन देख रहा है, या फिर आसपास अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बात करते हुए देख रहा है, तो वो भाषा सीखता है। ये बात एकदम सही है, कोई गलत बात ये है नहीं। पूछा क्या था, बचपन के दौरान सामाजिक विकास, संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक है, सोशल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी सही है। बच्चे वयस्कों को देखकर और अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, ये बात भी सही है, और इसी के बारे में लगभग बात हो रही है कि कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है सोशल डेवलपमेंट के बारे में ही, तो लैंग्वेज के बारे में घुमा फिरा के बात हो रही है। तो ए एन आर आर सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चले जाएंगे इसके साथ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भाई, Adolescents often experience mood swings due to hormonal changes, यानी ये जो 12 से 18 का समय जिसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड कह रहे हैं हम, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं, स्टैनली हॉल, बहुत सारे हार्मोनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, दुनिया जहान के चेंजेस जो है एडोलसेंट्स में हो रहे होते हैं, हर प्रकार के। बात सही है। तो मूड स्विंग्स होंगे बच्चे में कि आज वो 2 मिनट बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, कई बार खराब भी करेगा, या तो बहुत एकदम एक्सट्रीम्स में रहता है इमोशंस के, या तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है एकदम खराब। ठीक, ये बात सही है एडोलसेंस के बारे में, सही है भाई। रीजन क्या है इसका, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी कैन इंपैक्ट द नर्वस सिस्टम, ये जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग हो रहे हैं, बात सही है। ये जो किशोरावस्था का काल है, इसके दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं, ये बात भी एकदम सही है। अगर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग से लेकर के बहुत सारे एस्पेक्ट आपके डेवलपमेंट के वो प्रभावित होंगे। दोनों ही बातें सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है भाई, अभिकथन है या असर्शन है, क्या कहता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास केवल बच्चे के वातावरण से प्रभावित होता है, यानी दिमाग का विकास सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। अभी तो हम बात कर रहे थे दिमाग के विकास पे ज्यादा प्रभाव किसका है, हेरिडिटी का है, तो सिर्फ कह दिया, ओनली नहीं लगा सकते आप, ओनली थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। हेरिडिटी का भी प्रभाव है, एनवायरमेंट का भी प्रभाव है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा, दिमाग का विकास एनवायरमेंट से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, तो हम स्कूल क्यों भेजते बच्चे को, है ना, फिर तो समझ तो विकसित हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिल गई जो मिलनी थी। तो ये कहना गलत हो जाएगा, फॉल्स। रीजन क्या है इसका, इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स हेल्प्स शेप अ चाइल्ड्स थिंकिंग एबिलिटीज। भाई जिन लोगों से आप मिलते हैं, माता पिता, दोस्त, यार, टीचर्स, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, इन सबसे आपकी समझ विकसित होती है, ये बात तो सही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये तो एनवायरमेंट का इसमें रोल ही नहीं है, सिर्फ ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ चाइल्ड्स एनवायरमेंट, सिर्फ एनवायरमेंट से प्रभावित होगा, तो सिर्फ तो नहीं होगा, उसमें हेरिडिटी का भी रोल है। तो रीजन सही है, बट ए गलत है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम यहां जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। लास्ट 2 सवाल हैं, 31 सवाल आज टोटल हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, फिजिकल एक्टिविटी इज इसेंशियल फॉर दी हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन चिल्ड्रन, यानी शारीरिक गतिविधि जो है वो महत्वपूर्ण है बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए। यानी जब बच्चों को हम खेल में कोई, अब वो चाहे खो खो खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, या फिर ग्रुप में कोई भी दौड़ भाग कर रहा है, तो जो भी फिजिकल एबिलिटी है या फिजिकल एक्टिविटी है वो उसके बोन्स और मसल्स के लिए महत्वपूर्ण होती है, ये बात सही है, ट्रू है, ठीक है ना। रीजन की अगर हम बात करें, इसका कारण क्या है, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी, ये भी ट्रू है कि बेहतर ग्रोथ हार्मोन जो है विकसित होंगे यदि फिजिकल एबिलिटी करता है बच्चा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के लिए आखिरी सवाल है ये, देखिएगा और बताइएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कल कोशिश करेंगे कि एमपी टेट की मैराथन करें, यानी प्रीवियस ईयर अच्छे से, और वो सीटेट वालों के लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। पेमेंट रह गया, अब क्या अभी भी करेक्शन के टाइम कर सकते हैं? हाँ, अभी टाइम होगा ना, 25 तक करेक्शन है। देखना क्वेश्चन नंबर 31 देखना, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स डज नॉट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट अ चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट,
यानी बच्चे को यदि पेरेंट्स से, उसके माँ बाप से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, उसको लव्ड महसूस होता है, उसको एक्सेप्टेड महसूस होता है, सेफ महसूस होता है कि माँ बाप उसको प्यार करते हैं, वो बिलोंग्ड महसूस करता है, तो ये चीज बच्चे के मानसिक विकास पे कोई प्रभाव नहीं लाएगी, ये कहना गलत होगा, क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल विकास के सभी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है तो कॉग्निशन पे भी प्रभाव पड़ेगा, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो दिमाग पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नॉट, तो ये तो गलत होगा कि प्रभावित ही नहीं करेंगे, क्योंकि विकास के सभी प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मन में दुख होता है तो शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, और शरीर अगर ठीक से काम ना करे तो मन पे भी प्रभाव पड़ेगा। रीजन क्या है? मेंटल डेवलपमेंट इज प्रीमैरिली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक फैक्टर्स। वो बात आपकी सही है, लेकिन इमोशनल, ये विकास के चारों प्रकार जुड़े भी तो हुए हैं, इसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। तो ए तो जो है फॉल्स है, आर सही है कि हाँ, मानसिक विकास जो है मुख्य रूप से आपकी आनुवंशिकता पे, जेनेटिक्स पे ही आपका इंटेलिजेंस जो है ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी विकास के प्रकारों से जुड़ा नहीं है और एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। एनवायरमेंट का भी रोल तो है ना, दिमाग के विकास पे भी या इंटेलिजेंस पे भी। ठीक, तो आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप कमेंट्स में बताएंगे। कहीं डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स में बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे या कर दीजिएगा।